नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका नमस्ते गुरुजी क्लासेस में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम पहले बेसिक स्ट्रक्चर दिमाग में क्रिएट करेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे पढ़ना है। उसमें मैंने हिंदी साहित्य के कालक्रम को थोड़ा शॉर्ट में रखा था, आपके सामने प्रस्तुत किया था। फिर कहा था कि आदिकाल को हम बारीकी से पढ़ेंगे। तो आज हिंदी साहित्य के कालक्रम में हम आदिकाल को बारीकी से पढ़ते हैं और अपने परीक्षाओं में बनने वाले प्रश्न को आइए हम समझते हैं कि हिंदी साहित्य के आदिकाल से किस प्रकार के सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हिंदी साहित्य का कालक्रम आदिकाल, इसकी शुरुआत कब हुई थी इसके बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, लेकिन एक बार मैं रिवाइंड कर देता हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभिक चरण कहा जाता है आदिकाल को, जिसका समय 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक माना जाता है। अगर हम सन की बात करें या संवत की बात करें तो 1050 से 1375 विक्रम संवत के बीच यह समय माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1050 से 1375 का जो समय है वो आदिकाल के अंतर्गत आता है। अब देखो, एक पृष्ठभूमि तैयार करनी चाहिए कि आदिकाल के समय जो रचनाकार थे, जो कवि थे या फिर जो भी रचयिता थे, उनकी सामाजिक चेतना क्या थी, उनकी रचना की कार्यशैली क्या थी, इन पर हमने बात की थी। उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उन काल की परिस्थितियों पर जाएँ कि आदिकाल के समय भारत देश में किस प्रकार की परिस्थिति थी, उसकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, उसकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी, साहित्य की स्थिति कैसी थी। अगर हम उस समय की बात करें, तो हमने देखा कि ऐतिहासिक दृष्टि से यह युग विकेंद्रीकरण की ओर बढ़ रहा था। हमको पता है कि भारत में जब सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, तो जो केंद्रीकरण की सत्ता थी वो कमज़ोर होती है और बहुत से छोटे-छोटे राज्य सत्ता के रूप में उभरते हैं, जिसमें राजपूत वंश भी थे, और कई सारे वंश थे, छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त होते हैं और हर राज्य अपना टुकड़ों में बँटकर अपने-अपने शासन-प्रशासन की शैली को सँभालता है और उस पर बहुत सारे आक्रमण होते हैं, मुस्लिम आक्रमण काल होते हैं। तो फिर उस समय जो राजपूत शासन था, उनके जो राजा थे, उन्होंने बाहरी आक्रमणकारियों से लड़ा और उनके जो राज दरबारी थे, उन्होंने अपने राजा के युद्ध का सजीव वर्णन किया। इस प्रकार से जो वातावरण था पूरा युद्ध स्तर पर कायम था। मतलब उन्हीं के जो राज दरबारी थे अपने राजा की प्रशंसा करने में उस काल की बातें लिखने लगे। तो जो हर्षवर्धन का काल था वो आप जानते हैं कैसा था। तो हर्षवर्धन का काल 606 से 647 एडी के बीच में रहा था, जिसका जो प्रभाव है उत्तर भारत में ज़्यादा था। जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, देखिए हर्षवर्धन का पूरा साम्राज्य था। जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, भारत देश में कई सारे छोटे-छोटे वंश अपना प्रभाव जमाते हैं, जिनमें चौहान वंश, कलचुरी वंश, सोलंकी वंश, गढ़वाल, चंदेल वंश प्रभावित थे। मुख्य रूप से इसमें चौहान वंश आप देख पा रहे होंगे, कलचुरी वंश और चंदेल वंश, परमार वंश, ये सब अपने अपने राज्यों के लिए संघर्ष करते रहे, बाहरी आक्रमणकारियों से लड़ते रहे और इनके जो राज दरबारी हुआ करते थे, जैसे कि हम पृथ्वीराज चौहान के एक बेहतर राज दरबारी के बारे में बात करें, तो उनका जो राज दरबारी कवि था चंद्रबरदाई, तो पृथ्वीराज की प्रशंसा के बारे में लिखने लगा कि पृथ्वीराज चौहान इस प्रकार से युद्ध करते हैं, पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी ऐसी है, पृथ्वीराज चौहान का युद्ध करने का स्तर इस प्रकार है, उनके श्रृंगार का भी वर्णन कर देगा, उनके रौद्र रूप का भी वर्णन करेगा, उनके वीरता का भी वर्णन करने का काम करेंगे। तो जो राजदरबारी कभी होता था, अगर हम महोबा की तरफ जाएँ, अगर हम चंदेल वंश की तरफ जाएँ, तो वहाँ पे आल्हा ऊधल जो प्रभावी सेनापति थे, उनकी प्रशंसा के लिए जगनी के नाम का एक कवि उनकी प्रशंसा में लग जाता है। तो कहने का अर्थ है कि ये जो राजा रजवाड़ों का समय था, उस काल में युद्ध हुआ करता था। हिंदू राजा मुस्लिम राजाओं से युद्ध करते थे या फिर आपस में ही एक संघर्ष का वातावरण होता था इन साम्राज्यों के बीच में और इनका राजा संघर्ष करता था और ये अपनी राजा की प्रशंसा के बारे में युद्ध का सजीव वर्णन भी करते, उनके वीरता का भी वर्णन करते और उनके प्रेम का भी वर्णन करते। तो कई प्रकार की रचनाएँ हमें हमें इस काल में देखने को मिलती है जो था। तो आइए इसको थोड़ा-सा बारीकी से समझते हैं। आदिकाल के नामकरण की समस्या सबसे पहले आई कि आदिकरण का
कि आदिकाल का आखिर नामकरण क्या किया जाए। तो विभिन्न विद्वानों में विभिन्न प्रकार के मतभेद हैं और अलग-अलग प्रकार के ओपिनियन हैं, अलग-अलग प्रकार के नाम दिए हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे कि आदिकाल को आदिकाल का नाम सबसे पहले किसने दिया, ये भी पूछा जाता है। फिर आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा या वीर काल किसने कहा, ये प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि आदिकाल का जो नामकरण है उसमें क्या समस्याएं हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 ग्रंथ विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तलता, कीर्त पताका, खुमान रासो, बीसल देव रासो, एक्चुअली में इन रचनाओं को भी आपको याद रखना है कि ये रामचंद्र शुक्ल की रासो के अंतर्गत 12 प्रमुख ग्रंथ हैं, जिनमें पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमैंक, जस चंद्रिका, परमार रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति पदावली के आधार पर इस काल को वीरगाथा काल कहा गया। ये आप देख पा रहे होंगे कि जितनी रचनाएं हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, इनमें कहीं न कहीं वीर रस की प्रधानता है, युद्ध का सजीव वर्णन है। इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग को ही क्या कह दिया, वीर गाथा काल कह दिया, अर्थात युद्ध स्तर पर लड़ाइयाँ होंगी और वीर रस की प्रधानता होगी और युद्ध की सजीव वर्णन हमको इसमें देखने को मिलता है। इस कारण से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने युद्ध के इस बड़े पैमाने को देखते हुए इन रचनाकारों के आधार पर, इन रचनाओं के आधार पर इस काल का नाम ही वीरगाथा काल रख दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आदिकाल की संज्ञा दी। आदि का अर्थ होता है किसी भी चीज की शुरुआत होना। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार यहीं से होती है। इस काल से, इस कारण से उन्होंने इस कालखंड का नाम ही आदिकाल रख दिया। इसके अलावा जॉर्ज गियर्सन ने इस काल का चारण कवियों के ध्यान में रखकर चारण काल कहा, क्योंकि इस काल के कवियों को चारण कहा जाता था। तो जॉर्ज गियर्सन ने इस काल को ही चारण काल कह दिया। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जॉर्ज गियर्सन की तरह ही इस काल को चारण काल भी कहा। साथ ही रामकुमार वर्मा ने इस युग को संधि काल के नाम से भी जाना, क्योंकि इस काल में बहुत प्रकार की संधियां भी देखने को मिलती हैं। इस कारण से रामकुमार वर्मा ने इनको संधि काल का नाम दिया। तो ये स्पेशली सवाल भी पूछा जाता है कि रामकुमार वर्मा ने इस काल को किस नाम से जाना, रामकुमार वर्मा ने इस काल को किस नाम से पुकारा, तो संधि काल के नाम से पुकारा। महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो बीज बपन काल कहा जाता है। इसके अलावा राहुल साकृत्यायन ने इस काल को सिद्ध सामंत काल के नाम से पुकारा। मिश्र बंधुओं ने इस काल को पूर्व प्रारंभिक काल कहा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। इसके अलावा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें शून्य काल भी कहा। धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात करें तो अपभ्रंश काल का नाम दिया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की बात करें तो इसे वीर काल का नाम दिया। राम शंकर शुक्ल रसाल की बात करें तो इसे बाल्यावस्था काल कहा, क्योंकि ये शुरुआती काल है। मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने इस काल को आधार काल कहा। साथ ही पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने इस काल को अंधकाल की संज्ञा दी। तो ये उस प्रकार के ये कुछ नामकरण हैं जो विभिन्न रचनाकारों, विभिन्न विद्वानों के द्वारा समय समय पर अलग अलग नामों से पुकारा, जो कि सब कुछ आदिकाल का ही नाम है या वीरगाथा काल का ही नाम है। और ये सवाल जो हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि किस रचनाकार ने, किस विद्वान ने इस काल को किस नाम से पुकारा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये पूरा का पूरा और आप अपना नोट्स बना सकते हैं। साथ में हम ये जानते हैं शॉर्ट में कि आदिकाल की आखिर क्या परिस्थितियां थी कि इसमें युद्ध काल की वर्णन किया गया, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है। आखिर आदिकाल की परिस्थितियां क्या थी, तो आदिकाल की कई सारी परिस्थितियां थी, जिसमें राजनीतिक परिस्थिति है। राजनीतिक परिस्थिति कुछ इस प्रकार है कि हर्षवर्धन की मृत्यु हो चुकी है और छोटे छोटे राज्य स्थापित हो रहे हैं और हर राज्य का अपना एक प्रतिनिधित्व हो रहा है। सामाजिक परिस्थिति भी कुछ ऐसी ही है। सामाजिक परिस्थिति कुछ उसमें विविधता है, कई सारों सामाजिक परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार हैं कि उनमें कई सारे विघटन हैं। धार्मिक परिस्थितियाँ भी ऐसी हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म बढ़ रहा है, उसका विस्तार कम हो रहा है धीरे धीरे। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये सब प्रभावी हो रहे हैं। इस प्रकार से धार्मिक परिस्थितियाँ देखने को मिलती है, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ भी देखने को मिलती है। साथ में साहित्यिक परिस्थितियाँ भी इस प्रकार की थी कि इनको यदि हम बारीकी से अध्ययन करें तो हम आदिकाल के कवियों की मंशा और उनकी मानसिकता का पता लगा सकते हैं कि उन्होंने राज दरबार में रहते हुए किस प्रकार की रचना की होगी। साथ ही आपको
एक ज़रूरी जानकारी ये बता दूं कि आदिकाल की साहित्यिक जो प्रवृत्तियां थी उसमें युद्ध का वर्णन सजीवता से किया जाता था। आप देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा ये जो राज दरबारी कवि के अंतर्गत आते हैं, इनमें युद्ध में वर्णन सजीवता से किया जाता था। ऐसा ये युद्ध का वर्णन करते थे कि मानो ये एक प्रकार से युद्ध को देख रहे हैं, इनका राजा युद्ध लड़ रहा है, ये अपने राजा को एज ए हीरो प्रेजेंट करते थे और उसी की वीरता का बखान करते थे। और वीरता का बखान कुछ इस प्रकार होता था मानो ये युद्ध भूमि में खड़े होकर युद्ध को देख रहे हों, इसलिए युद्ध का वर्णन ये बड़े सजीवता के साथ करते थे। वीर रस की प्रधानता होती थी, क्योंकि युद्धों का वर्णन जब किया जाएगा तो उसमें वीरता का भाव होगा। इसके साथ ही आश्रयदाताओं की प्रशंसा, अब जिस राजा के अंतर्गत जो कभी रहता था उसी राजा की प्रशंसा करता था, इसलिए आश्रयदाता की प्रशंसा इस साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियों के अंतर्गत आता है। अतिशय कल्पना, कई बार क्या होता था कि इस काल के जो राजा होते थे युद्ध करने जाते थे, लेकिन जो उनका राजकवि था वो तो घर में बैठा होता था, महल में बैठा होता था, तो अतिशय कल्पना करने के बाद अतिशयोक्ति रूप से राजाओं की प्रशंसा करता था। इसलिए इस काल की रचनाओं में अतिशय कल्पना का बोध होता है। साथ ही प्रामाणिकता का भी भाव है, क्योंकि आपने कल्पना की है इसलिए प्रामाणिकता की कमी तो होगी ही, ऐतिहासिकता का भी अभाव होगा। साथ ही श्रृंगार रस की प्रधानता होगी, क्योंकि जब राजा की प्रशंसा की जाएगी तो राजा की एक स्टोरी डेवलप की जाएगी, उसकी वीरता का बखान किया जाएगा, उसकी प्रेम कहानी का वर्णन किया जाएगा, तो श्रृंगार रस की अपने आप भूमिका आ जाती है। राष्ट्रीय एकता का अभाव होगा। हमने देखा कि केंद्र की सत्ता जो है एक प्रकार से हर्षवर्धन के हाथों में जब 600 के आसपास थी, तो हर्षवर्धन की जब मृत्यु होती है तो छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो जाती है, तो राष्ट्रीय एकता धीरे धीरे थोड़ी समाप्त होती है, क्योंकि हर राज्य अपने राज्य की देखभाल में रखता है और युद्ध स्तर इतना तेजी से होता है कि पूरे के पूरे भारत खंड में, उत्तर भारत के खंड में एक युद्ध की स्थिति बनती है। इस प्रकार से राष्ट्रीय एकता की अभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इस काल के प्रमुख कवि, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस काल के आखिर प्रमुख कवि कौन है। तो स्वयंभू का नाम भी है, सरहपा का नाम है, सवरपा का नाम है, ये स्क्रीनशॉट के साथ आप देख सकते हैं। तो स्वयंभू की प्रमुख रचनाएं पूछी जाती हैं, जिसमें परम चरियु का नाम आता है। सरहपा का दोहा कोश बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसी प्रकार से सवरपा का चर्या पद और कहड़प्पा का भी रचना पूछी जाती है, गीतिका दोहा कोश। गोरखनाथ की बात करें तो सब्दी पद, चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो, और शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य भी चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। साथ ही सारंगधर, हमीर रासो, दलपति विजय कुमार रासो, जगनीक परमार रासो को कई बार आल्हाखंड के नाम से भी जाना जाता है। नल सिंह भाट, विजयपाल रासो, नरपति नाल, बीसल देव रासो, अब्दुल रहमान संदेश रासक और अज्ञात मुंज रासो के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा और बात करें तो देवसेन श्रवणकाचार्य की रचना है, और जिन दत्त सूरी, उपदेश रसान रास, आसुगु चंद्र बाला रास, स्थूल भद्र रास, जिन धर्म की रचना है, शाली भद्र सूरी, भारतेश्वर बाहुबली, विजयसेन, रेवंतगिरी, सुमतगिर, नेमिनाथ, हेमचंद की रचना है, सिद्ध हेमचंद्र, शब्दान सुशासन, विद्यापति की रचना है। विद्यापति की रचना कई बार पूछी जाती है। तो पदावली मैथिली, कीर्तलता कीर्तपताका अवहट्ट भाषा में है, लिखनावली संस्कृत भाषा में है, और पदावली मैथिली भाषा में है। कल्लोल कवि की बात करें तो ढोला मारूरा दूहा, ये एक प्रसिद्ध रचना है। मधुकर कवि की बात करें तो जय मैंग जस चंद्रिका, और केदार भट्ट की बात करें तो जय चंद प्रकाश। ये प्रमुख रूप से ये आदिकाल की रचनाएं हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो ये आदिकाल का शॉर्ट वीडियो एक मैंने आपके पास रखा, जिसमें आदिकाल की प्रमुख रचनाएं आपको तैयार करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, परीक्षाओं में यहाँ से सवाल बनते हैं। साथ ही आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां कुछ इस प्रकार से थीं कि आदिकाल में किस प्रकार की प्रवृत्तियां देखने को नहीं मिलती, तो आपको पता होना चाहिए कि युद्ध की सजीवता देखने को मिलती है, सजीव वर्णन देखने को मिलता है, वीर रस की प्रधानता, आश्रयदाता की प्रधानता यानी आश्रयदाता की प्रशंसा, अतिशय कल्पना, प्रामाणिकता का अभाव, ऐतिहासिकता का अभाव, श्रृंगार रस की प्रधानता और राष्ट्रीय एकता का अभाव देखने को मिलता है। तो ऑप्शन में आप छटनी करने में सक्षम होंगे।
इसके साथ ही हमने बात की कि आदिकाल की जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ कैसी थी उन पर भी गए हम लोग, और साथ ही आदिकाल को किन विभिन्न नामों से जाना जाता है। यदि आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आदिकाल से आपका जो चैप्टर है हिंदी साहित्य का वो पूरा हो जाता है कंपटीशन के हिसाब से। है तो बहुत, जिसमें आपको सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, बहुत सारे और साहित्य पढ़ने होते हैं आदिकाल के अंतर्गत, लेकिन ये इतना अगर शॉर्ट में आप तैयार करते हैं तो निश्चय ही आपके जो प्रश्न हैं वो परीक्षा में यहीं से ही निकल कर सामने आएंगे। थैंक यू सो मच।